Good morning, student. Myself, Mrs. Babita from JPS Academy. I hope all are fine at home. As you know, our fifth chapter history is going on. In this chapter, we discuss mostly all of the topics. Today, we are going to read the last topic of this chapter. टीपू सुल्तान स्वॉर्ड, टीपू सुल्तान की तलवार. टीपू सुल्तान रूल्ड मैसूर टिल 1799. टीपू सुल्तान ने रूल किया मैसूर के ऊपर कब तक? 1799 तक. ही फोर्ट, वो लड़े. फॉर वॉर विद द ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ उन्होंने फॉर वॉर, हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि हैदर अली जो उनके फादर थे और उसके बाद उनके जो बेटे टीपू सुल्तान हैं उन्होंने फॉर वॉर लड़े. किसके साथ? ब्रिटिश के साथ. ठीक है. क्यों? ब्रिटिश उनके वहाँ पर जो काराकोरम वो थी पोर्ट थी उस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, जहाँ से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो उनको वहाँ से जो ट्रेड करने की परमिशन नहीं देता था. और वहाँ पर जो उसकी आर्मी थी, जो बिजनेसमैन उनके साथ लिंक रखते थे, उनको भी वो स्टॉप कर देता था. तो इस तरह ब्रिटिश के अगेंस्ट था. फ्रेंच के जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी उसके काफ़ी क्लोज थे टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान वो डाइड विद द फाइटिंग विद द स्वॉर्ड इन हिज हैंड. उन्होंने 4 बैटल लड़े ब्रिटिश के साथ और लास्ट में लड़ते हुए जब वो मारे गए तो उनके हाथ में उनकी तलवार थी. तलवार क्यों थी? कैसी तलवार थी? क्या इम्पोर्टेंस थी? क्योंकि हर कोई मरता है युद्ध में, तो पहले जो राजा थे उनके हाथ में तलवार होती ही थी. तो यहाँ क्यों स्पेशल डिस्क्राइब किया गया है? दिस स्वॉर्ड वॉज अनबिलीवेबली हार्ड. जो स्वॉर्ड थी, तलवार थी, वो अविश्वसनीय कठोर थी, जिस पर बिलीव नहीं किया जा सकता. एंड हैड शार्प एज विद कुड ईजली रिप थ्रू द अपोनेंट्स आर्मर. आर्मर होता है जो कवर आप डालते हो अपने आप को, जैसे राजा महाराजा देखे होंगे आपने, एक आयरन का कवर बना लेते थे अपनी चेस्ट के आगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो कहता जो ये तलवार थी काफ़ी हार्ड थी. इसके जो किनारे थे इतने शार्प थे, तेज़ थे. जो अपोनेंट्स हैं, प्रतिद्वंदी है, जो उसका दुश्मन है, उसको ईज़िली चीर डालते थे. उसके आर्मर, उसका जो सुरक्षा कवच है, उसको चीर देते थे. इट वॉज मेड फ्रॉम हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स. जिससे ये बनी थी, जिस स्टील से, वो हाई कार्बन स्टील थी जिसे वुड्स कहते थे. दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड ऑल ओवर साउथ इंडिया. जो उस टाइम पर बनाई जाती थी मोस्टली पूरे साउथ इंडिया में इसी तरह की जो है स्टील और आयरन का यूज़ किया जाता था. फ्रांसी बुचाना गेव एन अकाउंट ऑन हाउ दिस वुड स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस इन मैसूर. कहता है जो हमारा फ्रांसिस है, उसका नाम बुचाना, उन्होंने एक अकाउंट अपने उनके एक लिखे हुए लेख से हमें पता चलता है कि कैसे वुड स्टील से प्रोड्यूस किया जाता था. हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेस, जो फर्नेस होती हैं भट्ठियाँ, उसमें स्मेल्ट किया जाता था आयरन को. कहाँ पर? मैसूर में. मैसूर जहाँ पर टीपू सुल्तान राज करते थे, रूल करते थे. वुड स्टील वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो वुड स्टील था उसको वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था एट दैट टाइम. अनटिल कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश आयरन एंड स्टील इम्पोर्ट्स. इम्पोर्ट्स होता आयात करना, यानी बाहर से सामान मंगवाना. जो ब्रिटिश से आयरन और स्टील आता था, आयरन स्टील जो था उसको वो क्या देता था? कंपटीशन देता था. रिप्लेस इंडियन आयरन एंड स्टील. ठीक है. तो उसका इंडियन का आयरन और जो स्टील है वो जो ब्रिटिश से आयात करते थे उससे भी, उसके कंपटीशन में जो वुड्स है वो काफ़ी अच्छा था. वुड स्टील नीडेड स्पेशली टेक्निक फॉर रिफाइनिंग आयरन. जो वुड स्टील बनाते थे तो उसकी एक स्पेशल टेक्निक थी आयरन को रिफाइंड करने की, साफ़ करने की, आयरन को से स्टील को अलग करने की. तो उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता थी. आयरन स्मेल्टिंग वॉज कॉमन इन इंडिया. उस टाइम पर आयरन को पिघलाकर कोई भी सामान बनाना एक कॉमन बात था. घर पे ही जो फर्नेस होती थी, भट्ठियाँ होती थी, उसमें लोहे को मेल्ट करके कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट बना लेते थे.
फर्नेंस मेड ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। जो भट्टियाँ थी उनको कैसे बनाया जाता था, क्ले मिट्टी और जो सन ब्रिक्स जो कच्ची ईंटें थी उनसे बनाया जाता था इनको। Unfortunately, by the 18th and 19th century, iron smelting discounted। अब कहता है दुर्भाग्यवंश जो 18 और 19th सेंचुरी में थे, जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि बंद हो गया। कंटिन्यूड होना यानी कि कंटिन्यू नहीं चल पाया। दिस वॉज बिकॉज, क्यों बंद हुआ, क्यों डिस्ट्रॉय हुआ, क्या रीज़न रहे। ऑफ द हाई प्राइस फॉर यूजिंग फर्नेंस विच रिड्यूस द इनकम ऑफ द आयरन स्मेल्टर। क्योंकि जो फर्नेंस थी, भट्टियाँ थी, उनको चलाने के लिए वुड चाहिए आपको, और जो वुड थी वो कहाँ से मिलती थी, फॉरेस्ट से लेकर आते थे। लेकिन अब फॉरेस्ट किसके अंडर कंट्रोल चले गए थे, ब्रिटिश के। ठीक है, तो ब्रिटिश ने न्यू फॉरेस्ट लॉ लेकर आए, जिसके कारण इनको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था फॉरेस्ट से जो फॉरेस्ट है उनसे लकड़ी लेके आना। इसके लिए उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। अगर ये चोरी छिपे काट के लेकर आते थे तो इन पर फाइन लगता था, जिससे इनको काफ़ी नुकसान होता था। तो इनकम क्या होगी, रिड्यूस हो गई। किसकी, आयरन स्मेल्टर, जो आयरन को पिघाल कर काम करते थे आयरन बनाने का, उसको रिफाइन करने का आयरन को। क्योंकि आयरन तो कच्चा निकलता है ना ज़मीन के अंदर। जो छत्तीसगढ़ का, बिहार का एरिया हमारा ये है, झारखंड का एरिया, यहाँ पर आयरन और है, तो उनसे वो डायरेक्ट ज़मीन के अंदर से निकाल कर और घर पर ही अपने जो भट्टियाँ लगाकर वो आयरन को मेल्ट करते थे और उसको रिफाइन करते थे। Therefore they started using imported iron and steel from Britain। अब उनका इस जो ये प्रोसेस थी भट्टी लगाने की और उसको स्मेल्ट करने की, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती थी, इसलिए उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो ब्रिटेन से इंपोर्ट आयात होकर आयरन और स्टील आता था, उसी से खरीद कर ये भी अपने जो आयरन इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करते थे वो करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसीलिए जो ये प्रोसेस है आयरन स्मेल्टिंग की, इंडिया के अंदर धीरे धीरे जो ये वर्क है इसका डेक्लाइन होता है, इसमें गिरावट आती चली गई। और अब कोई भी ऐसा नहीं जिसको मतलब जो इस टेक्निक में परफेक्ट हो। जो काम हमारे लिए पास्ट में बिल्कुल कॉमन होता था, क्योंकि हमने उसको नहीं किया, तो हम उस काम में कैसे स्किल्ड होंगे। तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे डेक्लाइन हो गया, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया।